हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। एज यू नो हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया हुआ और इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं मेज़ के बारे में। मेज़ का जो बोटेनिकल नेम होता है उसे बोलते हैं जिया मेज़ और इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=20 और इसका जो सेंटर ओरिजिन है वो सेंटर अमेरिका बोला जाता है या फिर इसको मैक्सिको बोल सकते हो। ठीक है। देन मेज़ एक नॉन टिलर प्लांट है, यानी कि इसमें जैसे वीट या फिर राइस में होता है एक स्टेज पे टिलरिंग होने लगती है, ऐसे बहुत सारे स्टेम से डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही प्लांट निकलेगा, बहुत सारे टिलर नहीं बनेंगे। तो मेज़ क्या है, एक नॉन टिलर प्लांट है और इसमें जो जर्मिनेशन होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, यानी कि जो सीड है वो बिलो द सरफेस ही रहेगा, उसमें से फिर कोटिलिडन बाहर आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट सीड नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो मेज़ है वो एक डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि तब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आएगी, इसको ऐसी कोई नीड नहीं है कि मुझे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा डे की रिक्वायरमेंट है या फिर ज़्यादा नाइट की रिक्वायरमेंट है। इसको किसी भी टाइम पे ग्रो करवाया जा सकता है। एज़ यू नो कि बिहार में इसे रबी सीजन में भी ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, और जैसे सनफ्लावर होता है उसको क्यों वो एक इकोनॉमिकली क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको किसी सीजन में ग्रो करवा लो। तो वैसे ही मेज़ क्या है, एक डे न्यूट्रल प्लांट है, जैसे सनफ्लावर होता है। मेज़ क्या है, यूजुअली एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्यों है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप? क्योंकि मेज़ एक मोनोएशियस प्लांट है। मोनोएशियस प्लांट वो होता है जिस प्लांट के अंदर जो फीमेल ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है, एक ही प्लांट पे मिलेगा लेकिन वो अलग अलग जगह पे लोकेट होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोनोएशियस। एक होता है डायोएशियस। डायोएशियस यानी कि जो फीमेल ऑर्गन है और मेल ऑर्गन है, ठीक है, वो अलग अलग प्लांट पे मिलेंगे, यानी कि एक प्लांट सिर्फ मेल ऑर्गन बियर करेगा और एक प्लांट अलग से वो क्या करेगा, फीमेल ऑर्गन और एक मेल। तो ऐसे डायोएशियस। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑर्गन के लिए अलग अलग प्लांट होगा। और मोनोएशियस क्या होता है, एक ही प्लांट पे दोनों होंगे लेकिन वो एक ही जगह पे लोकेट नहीं होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे। अलग अलग जगह पे होंगे तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, और वो भी किस वजह से, क्योंकि इसमें प्रोटेंड्री नाम की कंडीशन आ जाती है। प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, यानी कि जो मेल ऑर्गन है वो पहले डेवलप हो जाएगा और उसी प्लांट पे फीमेल ऑर्गन भी होगा लेकिन वो डेवलप नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो किसी और प्लांट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पॉलिनेट करने के लिए। तो क्या है, ये एक प्रोटेंड्री होने की वजह से एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, जो मेज़ का जो कोब होता है, एज यू नो आप खाते भी होगे, देखा भी होगा, तो उसका जो कलर है वो येलोइश होता है थोड़ा सा। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है क्रिप्टोजेंथेनिन। ये जो पिगमेंट है ये इसको कलर, मतलब यही पिगमेंट का मतलब ही होता है जो कलर दे। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टोजेंथेनिन है ये उसको येलोइश कलर देता है। ठीक है, मेज़ possesses the highest yield potential among the cereals, that is why known as queen of cereal। अब ये क्या है, why known as queen of cereals, इसका आंसर है क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट yield potential है। ठीक है, मेज़ ग्रेन कंटेन्स 10% प्रोटीन, 4% ऑयल। ठीक है, 10% प्रोटीन, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये पेपर में पूछी जाती है, तो इसको याद रखना कि कितनी परसेंट थी। तो 10% प्रोटीन होता है, 4% ऑयल होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। मेज़ प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन। ऐसे ही वीट का प्रोटीन होता है, राइस का प्रोटीन होता है। ठीक है, राइस को क्या बोलते हैं, ओराइजिन बोलते हैं, और वीट वाले को क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं। तो ऐसे इसके प्रोटीन को क्या बोला जाता है, जीन। और ये डेफिशिएंट होता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइजिन के। ठीक है, ये वाले जो प्रोटीन होते हैं इसके अंदर मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनसे डेफिशिएंट होगा, लेकिन जीन्स में मिलता है। जो इसका मेन प्रोटीन है वो क्या होता है, 10% होता है। मेज़ रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। ये एक फैक्ट है, फैक्चुअल थिंग है, इसको याद रखना पड़ेगा कि 21 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए मेज़ को जर्मिनेट होने के लिए, यही उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मेज़ इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशन। अब अगर आपने इसको वाटर लॉगिंग कंडीशन में रखा तो ये क्या हो जाएगा, उधर ही कोलैप्स कर जाएगा। देन इसके अंदर सेमिनल रूट प्रेजेंट इन मेज़ टू नरिश सीडलिंग। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सेमिनल रूट का कंसेप्ट क्या है। मेज़ इज़ ए वार्म वेदर प्लांट एंड रिक्वायर वार्म नाइट टेम्परेचर फॉर हायर यील्ड। ठीक है, वार्म वेदर है तभी तो हम इसको खरीफ में ग्रो करवाते हैं, लेकिन इसको रबी में भी ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज़ इज़ अबाउट 500 से 800 mm। वैसे ही हमने वीट की पढ़ी थी, क्या थी, 400 से 650 जो थी mm वो थी। वैसे इसके अंदर 500 से 800 mm है। और ये क्या, ड्रोट हो या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन, दोनों के लिए सेंसिटिव माना जाता है, होता भी है। इफ़ मेज इज शोइंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एज यू नो ये क्या, वार्म वेदर
क्रॉप है। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, सन होता है, जैसे ऐसे ही निकलता है ना, ईस्ट से वेस्ट गया, ईस्ट से वेस्ट गया, फिर सुबह, फिर मॉर्निंग से ऐसे ऐसे ही वो रिवॉल्व करता है। तो क्या है, इसी अगर ओरिएंटेशन में लगाओगे तो अच्छे से क्या होगा, जो वहाँ पे रेडिएशन होती हैं जो सन से निकलती हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट करेंगी, तो एक ठीक है हाई यील्डिंग हो जाएंगी, हायर यील्ड हमें मिलेगी। इफ मेज इज शोइंग, ये पढ़ लिया हमने, ग्रेन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एज यू नो, जैसा इसमें लिखा हुआ। अब जो आजकल का जो फैक्चुअल डाटा है वो है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है यूएसए में, एंड देन इंडिया में कहाँ होता है, कर्नाटका में। और प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है वो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश की है। और ओवरऑल इसे कहाँ ग्रो सबसे ज़्यादा करवाया जाता है, कर्नाटका में। ओके, देन अगर मैं बोलूँ कि बिहार में ये रबी सीजन में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई वैरायटी होगी, तो इसमें बिहार में जो लक्ष्मी नाम की वैरायटी है वो काफ़ी पॉपुलर है इसको रबी सीजन में ग्रो करवाने के लिए। देन द पर्सन, जो इंसान जो इस पे टोटली डिपेंड होगा कि मुझे मेज़ ही खाना है ज़िंदगी भर, उसके अंदर प्लेग्रा नाम की डिजीज़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, नियासिन और ट्रिप्टोफैन। क्या होता है नियासिन, B3, ये अवेलेबल ही नहीं होगा, तो ये अवेलेबल नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, डेफिशिएंट होगा, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्लेग्रा नाम की डिजीज़ हो जाएगी किसी भी इंसान के, अगर जो इस पर पूरा ही डिपेंड है। जो टर्मिनल मेल फ्लावर है क्लस्टर, देखो जो मेल फ्लावर है, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग जगह पे होंगे लेकिन एक ही प्लांट में होंगे। अगर मेल है टर्मिनल सबसे ऊपर है, जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर होगा वो मेल फ्लावर आएगा, उसको क्या बोलते हैं, टैसल। मेल फ्लावर को क्या बोला जाता है, टैसल, ठीक है। पोलन और सेमिनेट इन्फ्लोरेसेंस, द स्टाइल इज अ वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट बियर द फीमेल हेयरी क्लस्टर विच इज़ नोन एज। अब मेल को तो बोल दिया हमने टैसल, अब फीमेल को भी कुछ नाम होगा, तो फीमेल को बोला जाता है सिल्क, क्योंकि क्या होता है, सिल्क हम बोलते हैं ना, सिल्की हेयर है, तो वो देखना कभी भी कोब के ऊपर से ऐसे हेयर निकले हुए मिलेंगे, ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, जो फीमेल ऑर्गन है उसका सिल्क है। द फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस आल्सो कॉल्ड द ईयर, ठीक है, ईयर भी बोला जाता है, और कोब कम्स आउट फ्रॉम द नोड जनरली हाफ वे ऑफ द स्टेम। आइडिया देखो, अब देखो जो हाइब्रिड बनाया जाता है मेज़ में, जो हाइब्रिड ऑफ मेज़ का जो आइडिया वो पहली बार EM ईस्ट और GH सुल ने दिया था 1910 में। सिंगल क्रॉस टेक्निक, यानी कि ये हमारी एक वैरायटी है जिसके अंदर हमने कुछ गुण देखे कि कोब अच्छा आता है। ये एक वैरायटी है कि इसके अंदर क्या है, ये लेंथ अच्छी जाती है इसकी, तो इन दोनों को क्रॉस करवा दिया तो सिंगल हो गया, तो कोई भी F1 प्रोज नहीं आएगी, ठीक है। ये किसने दिया था, EM ईस्ट और GH सुल ने, ठीक है। एन इनब्रीड लाइन, प्योर लाइन डेवलप बाय सेल्फ पॉलिनेटेड एंड सिलेक्शन अंटिल अपेरेंटली होमोजाइगस प्लांटर। प्योर लाइन क्या होता है, जब हम क्लोज रिलेटेड जैसे हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री में भी हम पढ़ते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या होता है, प्योर ब्रीडिंग क्या होता है, तब क्लोज रिलेटेड की हम ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि होमोजाइगोसिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्योर लाइन, ठीक है। अपेरेंटली ये कुछ इसके बारे में था। देन DF जोन्स है, उन्होंने क्या किया कि डबल क्रॉस टेक्निक भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ठीक है, इसका और इसका हमने क्रॉस करवा के एक X वैरायटी ले ली, फिर इसका और इसका क्रॉस करवा के हमने एक Y वैरायटी ले ली। अब X और Y का क्रॉस करवा के हम एक Z वैरायटी ले लेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पर डबल क्रॉस कर दिया हमने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये वाली टेक्निक किसने दी थी, DF जोन्स ने, और 10 ईयर जस्ट आफ्टर, ये 1910 में था, ये 1920 में DF जोन्स ने दी थी। एट प्रेजेंट डबल क्रॉस टेक्निक आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। अब बेटर करेक्टर मिलेंगे, इस वाले भी दोनों एक में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है मेज को, इसका सीधा सा आंसर है कि एंडोस्पर्म कैसा है इसके अंदर, उसके बेस पे इसको किया गया। तो सूट वाट ने क्या, सोट वेंट इसने 1899 में इसमें क्लासिफिकेशन किया था, और कितनी कैटेगरी थे, कितने ग्रुप थे, 7 ग्रुप में। देन फर्स्ट इन्होंने क्या बोला कि एक डेंट कोन होता है, ठीक है। डेंट कोन क्या होता है, जैसे डेंटिस्ट के पास जाए तो जैसे दांत होते हैं, तो ये एक कोन हो गया, इसके अंदर ऐसे एक छोटा सा अंदर की तरफ ये गड्ढा सा बना होगा, तो इसको जैसे टीथ में भी होता है नॉर्मली, इसको तभी डेंट कोन नाम दिया गया। और इसका जो बोटेनिकल नेम है जियामेज इंडेंटाटा, ठीक है। इंडेंट, देखो डेंट वैसा का वैसा इसके अंदर भी है, इंडेंटाटा, इसको ऐसे याद कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे है, जहाँ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इन वूल वर्ल्ड,
ठीक है, वोल वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो वो कहाँ पे है? यूएसए में है वो, तो एक्सटेंसिवली ग्रोन इन यूएसए। देन नेक्स्ट है फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न इंडिया में ग्रो किया जाता है, तभी इसका नाम क्या? इंडू। जो इंडिया में ग्रो किया जाता है इंडू, तो इंडूराटा फ्लिंट कॉर्न। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो कर्नल होता है, कर्नल क्या होता है? ये जो सीड मैंने दिखाया कि इसके अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है जिसको डेंट कॉर्न बोलते हैं, तो इसी एक सीड को बोला जाता है कर्नल। तो यही जब हार्ड होगा तो उसको बोलते हैं फ्लिंट कॉर्न, जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है। अब इसी का एक एक्सट्रीम फॉर्म ले आए जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न, ठीक है, जो सभी लोग खाते हैं, ठीक है। तो पॉपकॉर्न क्या होता है? जिया मेज इवर्टा इसका जो क्या है बोटानिकल नेम है। तो इसका एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी कि ये इससे भी ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर होगा। तब हम 170 डिग्रीज पे मॉइस्चर अप्लाई करेंगे ना, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होकर वो एक प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से ये बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्स्ट होते ही इसके अंदर से जो अंदर का जो एंडोस्पर्म है वो बाहर आ जाएगा, जिसको हम खाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न। और जो इसके लिए जो सीड रेट होता है 12 kg पर हेक्टेयर होता है, और नॉर्मली स्वीट कॉर्न के लिए 8 kg। इसको कैसे याद रखते हो? जैसे एस है, एस पे एक ऐसे और बना दो तो 8 बन जाएगा ये, ठीक है। तो स्वीट कॉर्न में 8 kg लगेगा। और सॉरी, स्वीट कॉर्न, हाँ ठीक है, स्वीट कॉर्न में क्या है? स्वीट कॉर्न का बोटेनिकल जो नेम है वो है जिया मेज सैकराटा। सैकराटा, सैकर मतलब जो मीठा होता है। अब ये मीठा क्यों होता है? क्योंकि इसको अर्ली स्टेज पे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके 18 से 20 डेज के बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अप्रोक्स 70% मॉइस्चर इसके अंदर होता है, ठीक है। नोन एज स्वीट कॉर्न, द स्वीट कॉर्न कर्नल प्रेजेंट इन ट्रांसलूसेंट हॉर्नी अपीयरेंस। तब तक इसके अंदर ये कर्नल है, बैटर वैसे नहीं होता, इसके अंदर ऐसे ही मिलेगा, ये ऐसे 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 हॉर्न से दिखेंगे हमें, ठीक है। तब इसके अंदर हॉर्न, एक ऐसा कॉर्न जिसके अंदर हॉर्नी स्ट्रक्चर होती है, वो स्वीट कॉर्न ही होता है। क्वेश्चन सीधा बन जाएगा, ठीक है। मैच्योर द कॉर्न इज चीफली कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस कर्नल फॉर द कैनिंग इंडस्ट्री। कैनिंग इंडस्ट्री क्या होता है? प्रिजर्वेशन के लिए जो यूज करते हैं, कैनिंग करते हैं फूड की। देन उसके बाद होता है फ्लोर कॉर्न। फ्लोर अपने आप में दिखा रहा है जिया मेज अमाइलेज, ठीक है, जिसका हम फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जिया मेज अमाइलेज कर्नल ऑलमोस्ट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्टार्च, सो गिवन एज सॉफ्ट कॉर्न। तो इसी को बोला जाता है सॉफ्ट कॉर्न, तभी इसका फ्लोर बन सकता है, ठीक है। पॉपकॉर्न हमने पढ़ लिया, जिया मेज इवर्टा। इवर्टा क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो किस में? पॉपकॉर्न में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो इसको। देन उसके बाद है एक वैक्सीकॉर्न। वैक्सीकॉर्न का बोटेनिकल नेम है जिया मेज सैक्रेटिना। देखो सेरेटिना, जियामेज सेरेटिना। आपका सर दर्द होता है तब आप क्या लगाते हैं? एक वैक्सी सब्सटेंस लगाते हैं, जिसको बोलते हैं एक जंडुआम वो बोल देते हैं, जिसको जो नॉर्मली कॉमन है। तो जब सर दर्द होता है तो आप एक वैक्सी लगा लेते हो, तब उसकी आप 2 लेयर लगा लोगे तब जाके आपका ठीक होगा। एक से काम नहीं चलेगा, आप इतना ज़्यादा पढ़ते हो कि सर इतना ज़्यादा दुखता है, ठीक है। तो जियामेज सेरेटिना किसका नाम है? वैक्सीकॉर्न का नाम है। और ये जो है ऑयल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि हमने पता है एंडोस्पर्म के बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया। इसके ऊपर जो एंडोस्पर्म है 2 लेयर होती हैं इसके अंदर। कारियोप्सिस हैज कारियोप्सिस कॉर्न, कारियोप्सिस हैज 2 लेयर्ड एंडोस्पर्म, सो इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टार्च, ठीक है। 2 लेयर होने की वजह से एंडोस्पर्म में ये अलग से नाम निकाल दिया वैक्सीकॉर्न। उसके बाद है पॉडकॉर्न, जियामेज यूनिकाटा, ठीक है। यूनिक ही है, देखो यूनिकाटा, ये यूनिक ही है। क्यों है ये? क्योंकि ये जो ऐसा एक ये होगा कर्नल होगा, इसके ऊपर एक और हस्क टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब पॉडकॉर्न को कैसे याद रखें? पॉड होता है जैसे लेग्यूम होता है, बाहर एक उसको कवरिंग होती है, अंदर जाके सीड होते हैं। तो इसके अंदर जो कर्नल होगा उसके ऊपर भी एक कवरिंग होगी, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा ये, जैसे कि हमने लेग्यूम में पढ़ा होता है। तो तभी इसको पॉडकॉर्न बोला गया है, क्योंकि इसके ऊपर एक और हस्क टाइप होता है, एक स्ट्रक्चर होती है। तो जियामेज यूनिकाटा, यूनिकाटा को याद कर लो, यूनिक सा है, इसमें भी अब हस्क आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके अंदर रूट क्या होता है, तो स्टार्टिंग में जब ये एक जर्मिनेट होता है तब इसके अंदर एक सेमिनल रूट डेवलप होंगे। अब स्टार्टिंग में रूट डेवलप हो रही हैं तो नरिश करेंगे उस प्लांट को, तो उसको बोलते हैं सेमिनल रूट। आफ्टर सम टाइम जो फर्स्ट नोड दिखेगा बिलो द सरफेस, उससे क्राउन रूट डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट नोड से जब डेवलप होंगी उसको बोलते हैं क्राउन रूट। अब रूट का काम क्या है? रेडिकल से बाहर आना,
प्लूम्यूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, लेकिन ये क्या है, किससे बन रही है, ये नोड से बन रही है। तो एडवेंटिशियस रूट कौन सी हो जाएंगे इसके अंदर, क्राउन रूट। देन उसके समटाइम्स अगर आपने विजिट किया हो जिस पे ये ये लगाया गया हो जिस फील्ड में मेज को, तो देखना कभी इसकी रूट बाहर ही दिखेंगी। वो सेकंड या थर्ड जो नोड होता है जो कि बाहर होता है, बिलो अबो द अर्थ होता है, अगर वहाँ से हमें रूट दिखने को मिल जाती हैं तो उनको बोला जाता है प्रोप रूट या ब्रेस रूट। ठीक है, आपको प्रॉपर दिखेंगी। ठीक है, तो उनको बोला जाता है प्रोप या ब्रेस रूट, जो सेकंड या थर्ड नोड से मिलेंगी। देन अगर हम इसकी वैरायटी के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आया था 1957 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होता ये है कि एक वैरायटी पे या फिर एक क्रॉप पे ऑल ओवर द इंडिया जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी उस पर वर्क करेंगे और उसको किसी ना किसी एरिया में रिलीज़ करते रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने एक वैरायटी रिलीज़ किया ऑल ओवर द इंडिया, वो हर जगह फेल हो गई, कहीं ना कहीं तो वो चलेगी ना कहीं का जो इन्वायरमेंट उसको वेल शूटेड होगा। तो तभी जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है इसी एम से लाया गया था और इसका एम यही था कि वैरायटी बने और वो कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल हो, तभी इसके फेलियर होने के चांसेस कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भाई वैरायटी चलेगी ही ना कहीं तो उसको अडोप्ट होएगी, वो इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा अकॉर्डिंग टू वैरायटी नीड। देन जो फर्स्ट टाइम है 1957 में आ गया था। देन 1961 में हम जो वैरायटी आई थी वो थी, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि डबल क्रॉस हाइब्रिड सबसे फेमस है इसके अंदर, तो इसी टेक्निक से लेके आए थे 1961 में 4 वैरायटी, गंगावन, गंगा 101, डक्कन एंड रंजीत, ये 4 वैरायटी 1961 में आई थी अंडर द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज, जैसा कि इसमें मेंशन है। देन उसके बाद जो माही कंचन एंड माही धवन है, ये मेज की वैरायटी है राजस्थान से। ठीक है, जो कंचन है अगर राजस्थान में ग्रो करवाना चाहो तो रबी सीजन में भी ग्रो करवा सकते हो इस वैरायटी को। देन टॉप क्रॉस वैरायटी है गंगा 2 एंड हाई स्टार्च। अब टॉप क्रॉस क्या होता है, टॉप क्रॉस होता है कंबाइनिंग एन इनब्रीड लाइन। इनब्रीड क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाना ताकि होमोजाइगोसिटी बढ़े। फिर उसके बाद जो वैरायटी आएगी उसको एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ फिर क्रॉस करवाना, जिससे एक न्यू वैरायटी निकल के आएगी, तो उसको बोला जाता है टॉप क्रॉस। ठीक है, तो गंगा 2 एंड हाई स्टार्च क्या थी, टॉप क्रॉस थी। ठीक है, देन 1967 में आप देखो 6 कंपोजिट वैरायटी वर रिलीज्ड, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर एंड सोना। ठीक है, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर एंड सोना जो 6 वैरायटी थी 1967 में आ गई। कंपोजिट फॉर अर्ली ड्यूरेशन के लिए, यानी कि पहले ही आप इसके कल्टीवेशन कर लो, पहले ही टाइम से पहले इसको, कि टाइम कम मिलता है इसमें। ठीक है, टाइम कम मिलता मतलब जो जितना रिक्वायर्ड होता है उससे कम में ही ये ईजिली ग्रो हो जाएगी। सोइंग से हार्वेस्टिंग में कम टाइम लगेगा इसमें। प्रताप है, अगेती का मतलब होता है पहले ही। कंचन, लक्ष्मी हमने किस में पढ़ा, जो रबी सीजन में बिहार में ग्रो करवाई जाती है। फिर 1971 में 61 में आई थी, अब 1971 में लाइसिन रिच वैरायटी आई। लाइसिन रिच ओपेक 2 कंपोजिट्स, प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। देखो आपके अंदर जब प्रोटीन ज़्यादा हो गया, क्योंकि लाइसिन एक प्रोटीन ही है जो कि कम अमाउंट में होता है इसके अंदर, अब हमने क्या कर दिया, इसको ही बढ़ा दिया। 1971 में एक वैरायटी ले आई जिसमें ये रिच है, प्रोटीन रिच है, प्रोटीना। फिर प्रोटीन जितना खाओगे आपको शक्ति आएगी तो आप दूर से ही ग्लो दिखोगे, ग्लो कर रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो आप रतन मतलब हीरा होता है, हीरा की तरह चमकोगे। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। देन सिंथेटिक वैरायटी मीन्स देयर एडवांस जनरेशन ऑफ मल्टीपल हाइब्रिड। देखो मल्टीपल हाइब्रिड इंक्रीज्ड बाय ओपन पॉलिनेशन से। तो सिंथेटिक वैरायटी कौन सी थी, जो एम्बर थी। अब जो हाइब्रिड है आपने ओपन पॉलिनेशन में किया है, ठीक है, किसी फील्ड में जाके, उसमें लैब में नहीं, ओपन पॉलिनेशन। न्यू जो DMRH 1301 है, 1308 है, पूजा SM9 है, प्रताप हाइब्रिड मेज 3, ये न्यू वैरायटी है। न्यू वैरायटी ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मेज, देखो QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग जो वैरायटी थी वो ये थी। और क्या यूज़ किया था इसके अंदर, जीन ओपेक 2 जीन यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर से हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी निकलती। जिसका जो पहली वैरायटी थी वो शक्तिमान 1। देखो जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे शक्तिमान की तरह शक्ति आ जाएगी। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, 4 पूजा विवेक QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज 9। ठीक
ठीक है। अब ये जो लाए थे वो कौन इंसान थे? एस.के. वशल, ठीक है। एस.के. वशल ने इसके ऊपर काम किया था और 2000 में इनको क्या मिला था? फूड प्राइज़, वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला था। क्योंकि ये अब वर्ल्ड फूड प्राइज़ क्यों मिला था इनको? क्योंकि जो नॉर्मल बॉलीवुड थे वो नोबेल प्राइज़ ले गए थे, वो एक ही फील्ड में मिल सकता है किसी को भी, तो एग्रीकल्चर में उनको मिल गया था। अब जिन्होंने भी अच्छी अच्छी जो डिस्कवरी की थी, अब उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसको मिला था? ये कमेंट डाउन करना। जो ये चीज़ है, यानी कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज़ यूज़ करके हम जो ये वैरायटी ला रहे थे, जो एस.के. वसल ने इस पे काम किया, वो कहाँ किया था? सिमिट के अंदर। ये कोई इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, ये इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट था, सिमिट, जो कि मैक्सिको में है। वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 65,000 से 70,000 प्लांट पर हेक्टेयर मेंटेन करके चलने हैं इसके अंदर। अब देखो सीड रेट क्या होता है? सीड रेट होता है कितने पैसों में आएगा, है ना? नहीं, यहाँ पे सीड रेट होता है कि आप कितना केजी पर हेक्टेयर लगा रहे हो, ठीक है। फॉर कंपोजिट वैरायटी जो यहाँ पे हमने पढ़ी थी, 6 कंपोजिट वैरायटी आई थी, विक्रम, विजया, अंबर, किसान, ज्वार, सोना, तो इसके लिए कितना था? 15 से 20 केजी सीड्स पर हेक्टेयर इनफ थे, ठीक है। हाइब्रिड के लिए क्या है? 25 केजी तो लगेगा ही। फोडर पर्पज़ से, अब जानवरों को खिलाने के लिए आप ग्रो करवा रहे हो, नॉर्मली इसका जो कंज्यूम है, इसके कंजम्पशन से एनिमल में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फोडर पर्पज़ से आपको हाइयर लेके जाना पड़ेगा, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 60 से 20, यानी कि रो टू रो आपको 60 सेंटीमीटर मेंटेन करना और प्लांट टू प्लांट आपको 20 मेंटेन करके चलना है, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, कि इस स्टेज पे तो आपको पानी देना ही देना है, ठीक है। तो वो कौन से हैं? हमने पढ़ा था, जैसे टेसलिंग हो गया, सिल्किंग। जब टेसल मतलब जो मेल फ्लावर डेवलप होगा तब टेसलिंग हो जाएगी, तब देना पड़ेगा। सिल्किंग जब फीमेल आ जाएगी तब, पहले तो यही आएगा क्योंकि ये क्या है? प्रोटोएंड्री है, यानी कि जो एंड्रोशियम है, मेल ऑर्गन है, वो पहले डेवलप होता है, ठीक है। देन एक होता है नी हाई। ये 3 होती है, टेसलिंग, सिल्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नी हाई भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आपकी जो घुटने है वहाँ तक की डिस्टेंस, हाइट जब इसकी पहुँच जाएगी मेज़ की, तब उस टाइम भी इसमें पानी देना ही होता है। वीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं अब इसके अंदर? वीड मैनेजमेंट इसके अंदर स्पेशली यूज़ किया जाता है एट्राजिन और सीमाजिन। सीमाजिन बैन हो गया है, एट्राजिन क्या है? एक सेलेक्टिव परी एमरजेंस हर्बिसाइड है, यानी कि सिलेक्टिवली ही किसी प्लांट के ऊपर अटैक करेगा। मेटाक्लोर भी यूज़ किया जाता है, परी एमरजेंट कंट्रोल ऑफ ग्रासेस अभी अमर्ज हुई नहीं, उससे पहले ही डाल दो तो उनको पहले ख़त्म कर देगा। एंड ब्रॉड लीव्ड वीड ऑफ मेज, सोरगम एंड सोयाबीन। मेज में यूज़ किया जाता है मेटाक्लोर, सोरगम में, सोयाबीन में। अब देखो मॉइस्चर कंटेंट होता है, तब हम इनको निकाल के हार्वेस्ट करके लाते हैं, तब कम से कम 15% इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उस टाइम, तब हम इनको हार्वेस्ट कर रहे हैं। और किससे हार्वेस्ट किया जाता है? डी हस्कर कम शेलर, वो कोब होता है, वो उससे जो ग्रेन होता है वो अलग कर देता है, ठीक है। अब कितना होता है ये? 25 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर ये निकल आता है हार्वेस्टिंग में, इसकी यील्ड इतनी आ जाती है। अब देखो एक कंसेप्ट होता है बेबी कॉर्न का। बेबी कॉर्न क्या होता है? जब कॉर्न कोब बनता है तो वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, अनफर्टिलाइज्ड होगा, लेकिन उसके अंदर सिल्किंग तो होगी, डेवलप होगी, तब 1 या 1 से 3 डेज ऑफ सिल्किंग हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन वो सिल्किंग हमें दिख गई कि ऐसे कोब है, उसके अंदर से वो बाल से निकल रहे हैं सिल्की से। उसके 1 या 3 डेज पे हम जब उसको कॉर्न को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं बेबी कॉर्न। अभी बनाई नहीं कॉर्न तो बेबी ही है, तो बेबी कॉर्न बोलते हैं उसको। तो क्यों लेते हैं वो चीज़? क्यों ग्रो करके अच्छे पैसे आएंगे, अच्छी उसकी वैल्यू होगी? इसका भी एक रीज़न है कि वो काफ़ी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट रिच होता है, और फॉस्फोरस तो उसमें हाइयर अमाउंट में मिलता है, ठीक है। तो बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट किया जाता है। देन अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीमराज सुंडा की बुक है जो पढ़ रहे हैं हम। द सूटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ जिया में 32 डिग्री सेल्सियस क्या सूटेबल है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए? 21 डिग्री ही चाहिए। कॉमनली हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज सीमाजिन है, और एट्राजिन भी हमने पढ़ा, 2 पढ़े, लेकिन सीमाजिन अभी बैन हो चुका है। हाइब्रिड वैरायटी हो मेज क्या? संगम एंड गंगा सफ़ेद क्या इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। डबल क्रॉस टेक्निक हमने पढ़ा था, DF जोन्स ने दी थी, 1920 में दी थी। अब देखो हेलोडिंग एक प्रोसेस होती है, जब 20 से 25 डेज हो जाए ना आपके मेज़ को ग्रो करवाए हुए आपको, तो उसके अंदर वीड को रिमूव किया जाता है, जो ऐसे रो में लगा होता है, यहाँ पे मेज़ लगा है,
तो इसके बीच में जो वीड एमर्ज हो जाते हैं ना, इनको अलग किया जाता है, इनको उखाड़ दिया जाता है, अपरूट कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को 20 से 25 दिन के बाद करते हैं, तो उसको हेलोडिंग बोलते हैं। और ये हेलोडिंग किसी और क्रॉप में नहीं, ये मेन क्वेश्चन होता है, मेज में की जाती है। ठीक है। ऑन मेज प्लांट फर्स्ट अपीयरेंस इज टेसल, क्योंकि ये प्रोटोएंड्री है तो मेल फ्लावर तो सबसे पहले आएगा। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज क्रॉप इज, हमने पढ़ा था अभी 500 से 800 चाहिए mm। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 10% होता है। और अभी मेज एक्सटेंसिवली कहाँ की ग्रो किया जाता है? बिहार में किया जाता है। देखो वाइट बड, यानी कि जो बड होता है वो वाइट कलर का डेवलप, जो नॉर्मली येलोइश होता है, बट यहाँ पे वाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी आ गई है। ठीक है। अब फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन मेज इज करेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड ग्रोथ। अब फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी अगर आपको दूर से देखना तो आपका प्लांट स्टंटेड यानी कि छोटा छोटा सा ही रह जाएगा, तो आप समझ जाना कि उसके अंदर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है। अब एक होता है आइडियो टाइप का कंसेप्ट, यानी कि जो मेरा जो मेज है वो पर प्लांट 4 कोब लेके आए। तो आप एक आइडियो टाइप बना रहे हो ना कि ऐसा आइडियली ऐसा होना चाहिए। तो इस प्लांट जो मेज है इसके अंदर अगर आपको एक आइडियो टाइप बनाना हो, ठीक है, तो उसका आइडियो टाइप हो जाएगा। लेकिन ये सबसे पहले किसने दिया था? मोक और पर्स ने दिया था, मोक और पर्स ने। ठीक है। आप किसी को मोक नहीं करोगे, आप अपना आइडियो टाइप बनाओगे कि 4-5 कोब तो मेरे एक ही प्लांट पे आ जाने चाहिए। तो फिर आप दूसरों को मोक करने जाओगी, देखो देखो मेरा प्लांट कितना अच्छा है, इतने कोब ला रहा है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो कब किया था? ये 1975 में किया था। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको मेज के बारे में हमने पढ़ना था। सो हमने पढ़ लिया। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें एज सच कि मैंने एग्जैक्ट लाइन से लाइन सो नहीं पढ़ा है। जो मैंने पढ़ाया है उसको 4 बार पढ़ के अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश किया। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए।